आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार बस ने डीसीएम में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद डीसीएम अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में डीसीएम में सवार करीब 30 लोग घायल हो गए और डीसीएम के ड्राइवर समेत 2 की मौत हो गई। डीसीएम सवार लोग लखनऊ से इटावा के सैफई में कैटरिंग का काम करने जा रहे थे। नूह में महिलाओं पर पथराव के बाद हंगामा। हरियाणा की नूह में गुरुवार शाम को एक बार फिर हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि बेटे के जन्म पर कुआं पूजन करने जा रही महिलाओं पर दूसरे समुदाय के बच्चों ने पत्थर फेंके थे। इसके बाद कई महिलाएं घायल हो गई थी। ऐसे में दोनों समुदाय के लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। महिलाओं का कहना है कि जब वो सब्जी मंडी के पास स्थित मदरसे के पास से गुजर रही थी तो उनके ऊपर पत्थर फेंके गए थे। इसमें कई महिलाएं मामूली रूप से घायल भी हो गईं। मामले को लेकर दूसरे पक्ष का कहना है कि कुछ बच्चे मदरसे की छत पर खेल रहे थे। वो एक दूसरे पर चप्पल और छोटे पत्थर फेंक रहे थे। इसी दौरान महिलाएं वहां से गुजर रही थीं तो उनके ऊपर पत्थर और चप्पलें गिर गईं। किसी ने जानबूझकर पत्थरबाजी नहीं की है। नीतीश कुमार के व्यवहार पर लोग हंसते हैं। जमुई सांसद चिराग पासवान ने शुक्रवार 17 नवंबर को पटना स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बिहार के बालू माफिया और अस्पताल में हो रहे गोरख धंधे को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। आपराधिक घटनाओं का भी जिक्र किया। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवहार से लोग हंसते हैं। आज ताड़ी बेचने वाले जेल में हैं और माफिया बाहर हैं। कांग्रेस ने की नरेंद्र तोमर के बेटे के खिलाफ जांच की मांग। दिल्ली कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के पैसे के लेन देन के वीडियो वायरल होने के बावजूद इस मामले में एजेंसी की चुप्पी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूर्व मंत्री हारून यूसुफ सहित दिल्ली कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और ईडी और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। छठ पूजा पर दिल्ली में ड्राई डे की घोषणा। छठ पूजा का त्योहार शुक्रवार को शुरू हो गया है। इसे देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार के उत्पाद शुक्ल आयुक्त ने 19 नवंबर को छठ पूजा के अवसर पर दिल्ली में ड्राई डे घोषित किया है। इसका मतलब है कि दिल्ली में रविवार को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान ठेकों या शराब की दुकानों में मदिरा नहीं बेची जाएगी। इससे पहले दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने पिछले महीने अक्टूबर से दिसंबर तक 6 ड्राई डे घोषित किए थे। इंदौर चाहता है कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। इसी बीच बीजेपी प्रत्याशी और इंदौर के विधायक रमेश मेंदोला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। इंदौर और राऊ में जो घटनाएं हो रही हैं इसमें कांग्रेस का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी शराब और पैसों के बल पर चुनाव नहीं लड़ती है, बल्कि विकास और जनहितैषी योजनाओं के आधार पर जनता के बीच जाती है। जब रमेश मेंदोला के सामने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कैलाश विजयवर्गीय के नाम को रखा गया तो उन्होंने कहा कि मैं खुद ही नहीं बल्कि पूरा इंदौर चाहता है कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बने। सी और बीजेपी प्रत्याशी पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। मतदान प्रक्रिया के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सीहोर से बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय द्वारा मतदाताओं को पैसे बांटे जा रहे हैं। कांग्रेस ने रुपए गिनते हुए एक महिला का वीडियो भी शेयर किया है। बता दें कि सीहोर से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में विधायक सुदेश राय मैदान में है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से 4 बार के विधायक रहे रमेश सक्सेना के बेटे प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। सूरसागर में हो रहा चुनावों का बहिष्कार। जोधपुर की सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय और अन्य राजनीतिक दलों के 14 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है और क्षेत्र में कई लोग पोस्टर लगाकर चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी गई है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कोई भी राजनेता अभी तक हमारे पास नहीं आया है। एक बार हम जब वोट देते हैं तो 5 साल तक वो नजर नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। इस बार चुनाव में नोटा का बटन दबाकर सभी राजनेता और राजनीतिक दल को हम सबक सिखाएंगे। राजस्थान के चुनाव पर लाहौर की नजर। बीजेपी ने राजस्थान में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनावी सभा कर वोटर्स से संपर्क कर रहे हैं।
बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी भी लगातार टोंक सहित प्रदेश में अन्य जगहों पर प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। लोकसभा सांसद रमेश विधुड़ी ने अपने संबोधन में कहा, लोग कह रहे हैं कि राजस्थान के चुनाव के ऊपर पूरे देश की नजर है, लेकिन यहाँ सिर्फ पूरे देश की ही नजर नहीं है, बल्कि राजस्थान के चुनाव पर, विशेषकर टोंक के चुनाव पर लाहौर की भी नजर है। उन्होंने आगे कहा कि पीएफआई के लोगों को रोटी और शरण देने का काम टोंक के लोग करते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों पर लाहौर की भी नजर है। मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में लगी आग। मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके के पास एक इमारत की 11वीं और 12वीं मंजिल पर शुक्रवार सुबह आग लग गई। सूचना मिलने पर अग्निशमन सेवाएं मौके पर पहुंची। बताया कि ये लेवल 2 की आग थी। अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। नगर निगम फायर ब्रिगेड विभाग की ताज़ा जानकारी के मुताबिक आग बिजली की वायरिंग, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, फर्नीचर, दरवाजे, घरेलू सामान आदि तक ही सीमित थी। राज्य के 4 मंदिरों में तोड़ी गई प्रतिमाएं। झारखंड के रांची के मांडर में एक साथ 4 मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमाओं को असामाजिक तत्वों ने बीती रात खंडित कर दिया। शुक्रवार सुबह इसकी जानकारी मिलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों लोग लाठी डंडों और हथियारों के साथ सड़क पर उतर आए। सुबह 7 बजे से ही रांची डाल्टनगंज मुख्य मार्ग को जगह जगह जाम कर दिया गया है। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इसे देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है। कई वरिष्ठ अफसर भी मौके पर पहुंचे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने रणदीप सुरजेवाला की याचिका को खारिज किया। वाराणसी में 23 साल पहले दर्ज हुई एफआईआर का ट्रायल शुरू किए जाने के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई थी। याचिका खारिज होने के बाद अब मुकदमे का ट्रायल वाराणसी के सेशन कोर्ट में शुरू होगा। ये मामला साल 2000 में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा, हंगामे, तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। भिंड में वोटिंग के दौरान युवक को मारी गोली। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। इस बीच कुछ विधानसभाओं से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राकेश शुक्ला पर हमला हुआ है और फायरिंग की शिकायत भी मिली है। इस घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर रवाना हो गई। वहीं मानहड़ गांव में बीजेपी विधायक पर हमले के बाद दोबारा हिंसा हुई। इस घटना में एक युवक को गोली लगने का वीडियो भी सामने आया है। जिस स्कूल में केसीआर पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव पर हमला करते हुए शुक्रवार 17 नवंबर को कहा कि इन्होंने कुछ नहीं किया, हमने इतना काम किया कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वो हमारा ही बनाया हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के वारंगल में कहा, आप केसीआर सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 60 साल में क्या किया है। केसीआर आप जिस स्कूल में पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। 1000 करोड़ यात्रियों का बोझ उठाएगा रेलवे। भारतीय रेलवे बदलाव के दौर से गुजर रही है। देश ने हाई स्पीड ट्रेनों का सपना देखा था, जिसे पूरा करने में वंदे भारत पूरी तरह से सफल होती दिख रही है। जल्द ही देश बुलेट ट्रेन के सफर का आनंद ले सकेगा। हालांकि बढ़ती आबादी और त्योहारों के दौरान ट्रेन टिकट की मारामारी जैसी समस्याएं अभी भी जारी हैं। इन चुनौतियों को गंभीरता से लेते हुए भारतीय रेलवे ने पुख्ता योजना तैयार की है ताकि सभी को कंफर्म टिकट मिल सके। इसके लिए 5 साल की योजना तैयार की गई है। इस दौरान रेलवे नेटवर्क में 3000 नई ट्रेनें जोड़कर इन चुनौतियों से निपटा जाएगा। ओसामा बिन लादेन के लेटर वायरल। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ने 11 सितंबर 2001 की सुबह अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावरों को आतंकी हमले में ध्वस्त कर दिया। इन हमलों में 2977 लोगों की मौत हो गई थी और 6000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। लादेन को मौत के बाद उसका पत्र अमेरिका को परेशान करने के लिए वापस आ गया है। यूएसए के कई टिकटॉकर्स ने इस लेटर को की प्रशंसा कर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने हैशटैग को अपने सर्च फंक्शन से हटा दिया है। इस पत्र के सामने आने के बाद इजराइल हमास जंग में विभाजित लोगों के अंतराल को और बढ़ाने का काम किया गया है। भूकंप के जोरदार झटकों से कांपा फिलीपींस के मिंडानाओ में शुक्रवार 17 नवंबर को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज के अनुसार
मिंडानाओ में आए भूकंप की तीव्रता 6.9 थी। भूकंप का केंद्र धरती की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में था। अभी तक किसी के हताहत होने या नुकसान होने की खबर नहीं है। गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर पर हवाई हमला। गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर पर इजरायली हवाई हमले में 18 लोगों की मौत हो गई है। फिलिस्तीनी वफा समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आवासीय इमारतों को निशाना बनाकर किए गए हमले में कम से कम 18 नागरिक मारे गए हैं, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। हवाई हमले में मारे गए पीड़ितों में अबू अल कुमसम, मसूद अल असली, अल तुलुली, अबू दान और अबू दयार परिवारों के सदस्य शामिल हैं। यमन में भारत की नर्स को मौत की सजा। यमनी नागरिक की हत्या के मामले में यमन की सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मूल की मलयाली नर्स निमिषा प्रिया की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा का फरमान सुनाया है। 1 साल जेल में रहने के बाद निचली अदालत ने साल 2018 में निमिषा को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे निमिषा की फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। भारत सरकार के वकील ने गुरुवार 16 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यमन ने निमिषा की मौत की सजा बरकरार रखी है। मुस्लिम परिवार पर ड्राइवर ने जानबूझकर चढ़ाया ट्रक। कनाडा में एक व्यक्ति को एक मुस्लिम परिवार के 4 सदस्यों को एक पिकअप ट्रक से कुचलकर हत्या करने का दोषी पाया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम परिवार के 4 सदस्यों की हत्या करने वाले शख्स की पहचान 22 वर्षीय नथानिएल बेल्टमैन के रूप में हुई है। उस पर ओंटारियो में अफजल परिवार के 3 पीढ़ियों को खत्म करने का मुकदमा चल रहा था, जिसमें गुरुवार को उसे दोषी ठहराया गया। यह घटना जून 2021 की है, जिसमें अब फैसला आया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।